हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जो है इससे पहले अंतर्निरीक्षण विधि और ऑब्जर्वेशन मेथड। अब आज हम लोग इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इस टॉपिक का साइकोलॉजी का पार्ट 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है। जैसा कि सिलेबस की बात करें तो देखिए, सिलेबस में मैंने शुरुआत में ही बताया था आप लोगों को, अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र और उपयोगिता, इसको जो है हम लोग कवर कर लेंगे बाद में, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है और इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है और इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। फिर भी इसको एज ए MCQ और या फिर अगर आप लोग कहेंगे तो अलग से वीडियो बना लेंगे इस पर। तो हम लोग सेकेंड पार्ट इसका पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ, जो नेक्स्ट टॉपिक है। उसमें हम लोग सब पार्ट पढ़ चुके हैं, अंतर्निरीक्षण विधि और प्रेक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। अब आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, प्रयोगात्मक विधि क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रयोगात्मक विधि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्या होती है, तो थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड देखते हैं। तो आज का जो हमारा मनोविज्ञान है इतना अधिक प्रयोगात्मक हो गया है कि सचमुच में सिर्फ उन्हीं तथ्यों एवं सिद्धांतों को मान्यता प्राप्त रह गई है जिनका प्रयोगात्मक समर्थन है। यानी कि आज का जो युग है, आज का जो समय है, आज का जो विज्ञान है, या कह लीजिए आज का जो मनोविज्ञान है, सारी चीज़ें आज प्रयोग पर आधारित हैं। यानी जो दिख रहा है, आंखों देखा जो दिख रहा है, जो प्रयोगशाला की कसौटी पर खरा उतरता है, वही सत्य है, वही जो है कि प्रूफ है। यानी कि जिन चीज़ों को प्रयोगात्मक समर्थन प्राप्त है, जैसे मान लीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, या फिर कोई चीज़ ऐसी है तो क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, जब तक हम लोग प्रयोग करके जान नहीं लेते हैं तब तक हम नहीं मानते हैं। तो प्रयोगात्मक विधि यही है कि प्रयोग के आधार पर जब हम किसी सिद्धांत को समर्थन देते हैं, किसी बात को समर्थन देते हैं, किसी तथ्य एवं सिद्धांतों को मान्यता देते हैं, तो ये हमारी प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। अब प्रयोगात्मक विधि असल में है क्या, देखिए प्रश्न उठता है कि प्रयोगात्मक विधि क्या है। तो प्रयोगात्मक विधि की बात करें तो देखिए क्या है, प्रयोगात्मक विधि उस विधि को कहा जाता है जिसका आधार क्या होता है, प्रयोग होता है। नाम से ही पता चल रहा। तो अब प्रश्न यह उठता है कि प्रयोग किसे कहते हैं। प्रयोग देखिए किसे कहते हैं, तो साधारणतः हम प्रयोग किसे कहेंगे, किसी व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया को, यानी मान लीजिए कोई बिहेवियर है या फिर कोई मेंटल प्रोसेस है, किसी व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया को किसी नियंत्रित अवस्था में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नियंत्रित अवस्था यानी कंट्रोल्ड सिचुएशन, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कंट्रोल्ड एंड सिस्टमैटिक यानी कि यहाँ पर लिखा है किसी नियंत्रित अवस्था में क्रमबद्ध अध्ययन या प्रेक्षण करना ही प्रयोग कहलाता है। यानी क्या करना, किसी व्यवहार या मानसिक प्रक्रिया का किसी कंट्रोल सिचुएशन में, नियंत्रित अवस्था में और क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, प्रयोग कहलाता है। अब इस परिभाषा से क्या स्पष्ट हो रहा है कि प्रयोग में व्यवहारों का अध्ययन किसी नियंत्रित अवस्था में किया जाता है। व्यवहारों का अध्ययन चरों के माध्यम से किया जाता है। यानी अब हम लोग व्यवहारों का अध्ययन किस माध्यम से करते हैं, चरों के माध्यम से, वेरिएबल्स। अब यहाँ प्रश्न उठता है आखिर वेरिएबल्स क्या हैं। तो वेरिएबल्स की बात करें तो जैसा कि आगे देखिए लिखा है, अब प्रश्न उठता है कि चर किसे कहते हैं। तो चर की बात करें तो चर क्या है, देखिए शाब्दिक अर्थ में चर या वेरिएबल किसी भी ऐसी घटना, परिस्थिति या व्यक्ति का गुण होता है जिसका मान परिवर्तनशील होता है। देखिए वेरिएबल नाम से ही समझ में आ रहा, वेरिएबल यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। वेरी का मतलब जो परिवर्तित हो रहा है, और एबल का मतलब योग्य, यानी ऐसी चीज़ जो परिवर्तित होने योग्य है, एबल है, वो वेरिएबल कहलाता है। अब जहाँ प्रार्थना उस पर आइए, लाइन पर देखिए क्या है, शाब्दिक अर्थ में चर किसी भी ऐसी घटना या इवेंट, परिस्थिति, सिचुएशन या व्यक्ति का गुण होता है जिसका मान परिवर्तनशील होता है। अगर हम इसी को साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो देखिए क्या है, वैज्ञानिक अर्थ में चर वैसी घटना, परिस्थिति या व्यक्ति का गुण होता है जिसे मापा जा सकता है। यानी अगर हम साइंस के टर्म में बात करें तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक ऐसा इवेंट या ऐसी सिचुएशन या किसी व्यक्ति का वर्च्यू जिसे हम मीज़र कर सकते हैं,
जिसे माप सकते हैं, जो मेजरेबल योग्य है तथा जिसे परिमाणात्मक रूप से हम फाइंड कर सकते हैं या जो परिमाणात्मक रूप से परिवर्तित होता है वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। अब परिमाणात्मक रूप से क्या परिवर्तित होता है, तो जैसा कि देखिए आपकी स्क्रीन पर है, परिमाणात्मक रूप से क्या परिवर्तित होता है, जैसे एज, किसी भी व्यक्ति की एज, आज मान लीजिए आप एक्स ईयर के हैं तो कुछ समय बाद आप वाई ईयर के हो जाएंगे। वृद्धि, आज आपकी हाइट मान लीजिए 3 फुट है तो कल 4 फुट हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर 5 फुट हो जाएगी, ऐसे बढ़ता रहेगा, यानी क्वांटिटी है जो वेरिएबल है। थकान, जैसे सुबह आप उठते हैं बहुत फ्रेश फील करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाता है फटीग या थकान, टायर्डनेस आपके अंदर आती जाती है। तो देखिए वेरी हो रहा है, थकान भी क्या है, एक वेरिएबल है। सुबह चर कुछ और था, वेरी कुछ और था, वैल्यू कुछ और थी और अब कुछ और है, तो ये है चर। अब देखिए चर, यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वेरिएबल्स को अगर आप लोग को डिटेल में पढ़ना है तो वेरिएबल्स पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। रिसर्च मेथडोलॉजी में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है पूरी डिटेल में, वेरिएबल्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, किसे क्या कहते हैं। तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर रिसर्च मेथडोलॉजी में जो है या रिसर्च टॉपिक्स में जाकर देख लीजिएगा, डिटेल में आप वेरिएबल्स आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड सेम एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, यानी प्रयोगात्मक शोध है, तो उसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो रिसर्च मेथडोलॉजी की प्लेलिस्ट में भी ये पढ़ा हुआ है, इसे और डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज का जो हम लोग टॉपिक एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ रहे हैं, इसे आप और डिटेल में वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो फिगर मैंने बनाया है, ऑब्जर्वेशन मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, हम लोग अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में ऑब्जर्वेशन करते हुए एनालिसिस करते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं एक। लेकिन एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, उसके बाद उस हाइपोथेसिस पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कंट्रोल्ड सिचुएशन में, उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं, फिर रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। यानी अगर हम प्रयोगात्मक विधि की बात करें तो प्रयोगात्मक विधि है क्या, प्रयोगात्मक विधि की मदद से हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आईवी और डीवी के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, यानी कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। लेकिन कब, कंट्रोल्ड सिचुएशन में। सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है किस ओर से किस ओर चलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या है, हम लोग अनकंट्रोल्ड से हाइपोथेसिस की ओर जाते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस की ओर जाते हैं, कहाँ, ऑब्जर्वेशन मेथड में। और एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम लोग हाइपोथेसिस से रिलेशनशिप की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक उदाहरण की बात करें, चर की, जैसा कि चर की बातें चल रही हैं, तो अगर हम चर की बात करें तो मोटा मोटी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर जिसे हम लोग बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आश्रित चर। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक रिसर्चर है, वो प्रयोग करके यह देखना चाहता है कि जो सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया, जो सीखने की प्रक्रिया है उस पर पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया पर पुरस्कार या रिवॉर्ड का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी सीखने की प्रक्रिया पर पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है। ये एक मान के चलिए हाइपोथेसिस रिसर्चर ने बनाई है, सीखने की प्रक्रिया पर पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है। अब रिसर्चर क्या करेगा, तो इसमें क्या है कि इस प्रयोग में सीखने की प्रक्रिया के बारे में रिसर्चर क्या करता है, पूर्व कथन करता है, प्रेडिक्शन लगाता है। क्या प्रेडिक्शन लगाता है, जो भी प्रेडिक्शन लगाता है वो उसकी अलग चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड यहाँ पर आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर, और जो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया, जो लर्निंग है, लर्निंग प्रोसेस, वो आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए प्रयोगात्मक विधि की सबसे बड़ी खासियत यही है कि
रिसर्चर करता क्या है, आईवी को मैनिपुलेट करता है यानी घटाता बढ़ाता है इसकी मात्रा को, किसकी मात्रा को, आईवी की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मात्रा को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है घटाना बढ़ाना, यानी पुरस्कार में कमी या अधिकता करता है, और उसका जो प्रभाव है किस पर देखता है, लर्निंग पर। यानी यहाँ लर्निंग क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या है आपका, आश्रित चर है। तो जैसे क्या है, देखिए पुरस्कार यहाँ एक स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वह पुरस्कार में जोड़ तोड़ करेगा और इस जोड़ तोड़ के प्रभाव को आश्रित चर यानी सीखने की प्रक्रिया पर वह देखेगा। कौन, रिसर्चर। यही कारण है कि जो प्रयोगात्मक विधि है इतनी स्पष्ट मानी जाती है। ठीक है, अब मैनिपुलेशन के भी कई तरीके हैं, वो सारी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। अभी यहाँ पर केवल हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। तो यानी कि अब यहाँ इससे क्या समझ में आया, जो प्रयोगात्मक विधि है वो क्या करती है, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने का काम करती है। यानी इफ़ेक्ट क्या था, अगर इस एग्जांपल में बात करें, लर्निंग का मतलब लर्निंग क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल है। कॉज क्या है, रिवॉर्ड। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर हम और वेरिएबल की बात करें तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं। इस तरीके से कई वेरिएबल्स हमारे सामने हैं। आगे अगर हम बात करें, देखिए प्रयोग विधि का उद्देश्य क्या है, तो इसके मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, प्रयोगात्मक विधि में स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच का संबंध का पता लगाया जाता है। देखिए बार बार मैं यही कह रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू हम आईवी और डीवी के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, उसका पता लगाते हैं। जैसे रिवॉर्ड का लर्निंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या सिगरेट पीने का शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत से एग्जाम्पल हैं ऐसे। ठीक है, इन दोनों संबंधों को पता लगाने के लिए प्रयोगकर्ता पहले एक खाका तैयार कर लेता है, जिसमें इस बात का साफ साफ उल्लेख होता है कि स्वतंत्र चर में कैसे जोड़ तोड़ किया जाएगा। तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है, इसका संगठन कैसे किया जाएगा, आदि आदि, ये सारी चीज़ें वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंतर्गत रखता है। दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, प्रयोगात्मक विधि द्वारा किसी सिद्धांत या शोध द्वारा किए गए पूर्व कथन की जांच होती है। देखिए वही जो हाइपोथेसिस की बात कर रहे थे, प्रयोगात्मक विधि के द्वारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हाइपोथेसिस क्या है, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में, रिसर्च मेथोडोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर इसे भी आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या है, एक तरीके से मान लीजिए किसी भी समस्या का एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है, पूर्व कथन होता है, टेंटेटिव सॉल्यूशन या कंजक्चर कह लीजिए, कंजक्चर भी इसे हम लोग कहते हैं, या पूर्व कथन। जब कोई रिसर्चर किसी भी समस्या के बारे में पूर्व कथन करता है, भविष्यवाणी करता है कि हाँ इस समस्या का ये समाधान होगा, तो ये हमारा क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस कहलाता है। तो प्रयोगात्मक विधि के द्वारा ही हम किसी भी हाइपोथेसिस की क्या करते हैं, जांच करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, प्रयोगात्मक विधि किसी नए सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करती है। जैसा कि शुरुआत में ही बताया था, कोई भी सिद्धांत हो या थ्योरी हो, उसको भी वेरीफाई करने का काम कौन करता है, प्रयोगात्मक विधि ही करती है। अब आगे अगर हम बात करें, देखिए इसके गुण क्या क्या है, प्रयोगात्मक विधि के गुण। तो प्रयोगात्मक विधि के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला देखिए क्या है, प्रयोगात्मक विधि में प्राणी या जीव ऑर्गेनिज्म के व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं से संबद्ध चरों का अध्ययन एक नियंत्रित अवस्था में यानी सामान्यतः प्रयोगशाला में किया जाता है। तो देखिए ये एक गांठ बांधकर ये बात रख लीजिए कि जो प्रयोगात्मक विधि है इसमें सिचुएशन कंट्रोल्ड होती है। और प्रयोगात्मक विधि भी 2 तरीके की होती है, एक होता है लैब एक्सपेरिमेंटल मेथड जो कि पूर्णतः प्रयोगशाला में की जाती है, दूसरा आपका होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड, फील्ड एक्सपेरिमेंट जो कि फील्ड में प्रयोग किया जाता है, क्षेत्र प्रयोग विधि। ठीक है, तो इसके गुण देखिए क्या है, परिणाम स्वरूप इससे प्राप्त निष्कर्ष की आंतरिक वैधता काफ़ी अधिक होती है। यानी कि जो प्रयोग
प्रयोगशाला में किए जाते हैं, लैब में किए जाते हैं, उनकी इंटरनल वैलिडिटी वेरी हाई होती है। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है पूछा जाए एग्ज़ाम में। तो जो लैब एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जो प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं, उनकी आंतरिक वैधता वेरी हाई, काफ़ी अधिक होती है। अपने इसी गुण के कारण प्रयोगात्मक विधि अन्य विधियों से भिन्न है, क्योंकि इतना अधिक नियंत्रित परिस्थिति दूसरी विधि में नहीं मिल पाता। फुल्ली कंट्रोल्ड सिचुएशन होता है, हम वेरिएबल्स को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को। जैसे मान लीजिए लैब में कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो वहाँ पर कितने लाइट की ज़रूरत है, कितने इवेंट्स की ज़रूरत है, कितने क्वांटिटी की क्या ज़रूरत है, वो सब फुल्ली कंट्रोल होता है, हमारी इच्छाओं के अनुसार या रिसर्चर की इच्छाओं के अनुसार उस पर कंट्रोल कर लिया जाता है। अगला देखिए, सबसे बड़ा गुण क्या है इसमें, प्रयोगात्मक विधि में पुनरावृत्ति का गुण होता है। पुनरावृत्ति क्या होती है, रिप्लिकेशन क्या होता है। देखिए, प्रयोगकर्ता स्पष्ट रूप से अपने रिपोर्ट में यह लिखता है कि उसका प्रयोगात्मक डिज़ाइन क्या था, उसमें प्रयोज्य की संख्या क्या थी, उसने कितना जोड़ तोड़ किया, मैनिपुलेशन कितना किया, है ना। यानी कि रिप्लिकेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक रिसर्चर का प्रयोग का निष्कर्ष की जांच करने के लिए कोई दूसरा रिसर्चर चाहता है। मान लीजिए कोई किसी रिसर्चर का जो निष्कर्ष है उसे कोई दूसरा रिसर्चर वेरीफाई करना चाहता है, तो वो उसे आसानी से कर सकता है। जैसे यदि किसी दूसरे अध्ययनकर्ता को पहले अध्ययनकर्ता द्वारा प्राप्त निष्कर्ष पर किसी प्रकार की शंका है, तो वह उसे दोहरा कर निष्कर्ष की जांच आसानी से कर सकता है। तो रिप्लिकेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी रिसर्चर ने किसी टॉपिक पे पहले से कोई निष्कर्ष निकाल रखा है। जैसे मान लीजिए कोई रिसर्चर कहता है कि पुरस्कार से अधिगम प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। अब कोई दूसरा रिसर्चर है, वो कहता है नहीं, पुरस्कार का इसमें कोई रोल नहीं है, इसके निष्कर्ष में मुझे शंका है। दूसरा रिसर्चर ये कहता है कि पुरस्कार से नहीं, IQ लेवल का जो संबंध होता है लर्निंग से होता है। यानी जो जिस बच्चे का IQ लेवल बहुत अच्छा होगा वो उतना ही ज़्यादा अधिगम करने में सक्षम हो पाएगा। तो अब दूसरा रिसर्चर क्या है, पहले रिसर्चर की सारी जो प्रयोग में उसने जो जो चीज़ें कर रखी हैं उन सब की जांच आसानी से कर सकता है और निष्कर्ष को बदल भी सकता है। आगे देखिए क्या है, प्रयोगात्मक विधि काफ़ी वस्तुनिष्ठ होती है, क्योंकि इसमें प्रयोगकर्ता को एक खास ढंग से एवं खास विधि से प्रयोग करना होता है। मतलब इसके करने का मतलब ये है कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है हाईली ऑब्जेक्टिव होता है। क्यों हाईली ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि भाई ये टोटली कंट्रोल्ड सिचुएशन में किया जाता है। तो जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आते हैं वो पिन पॉइंटेड आते हैं। जैसे मान लीजिए लैब में ही कोई साइंटिस्ट है, उसने कोई रिएक्शन किसी चीज़ की करी, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा एक एक्यूरेट वही रिज़ल्ट आएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है या कुछ भी बना रहा है रिसर्चर लैब में, तो वही रिज़ल्ट आएगा जो वो चाहता है, उसके अलावा एक इधर उधर कुछ भी नहीं आ सकता। पिन पॉइंटेड होता है, यानी वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक है, अब देखिए, चाह कर भी किसी प्रकार का पक्षपात या पूर्वाग्रह आदि नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड में मैंने बता दिया फुली कंट्रोल्ड सिचुएशन होती है, इसलिए कोई भी पक्षपात नहीं, पूर्वाग्रह नहीं, बायसिंग नहीं कर सकता है। इससे प्राप्त आंकड़ों का गुणात्मक तथा परिमाणात्मक विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। अगला गुण है इसका, प्रयोगात्मक विधि में स्वतंत्र चरों को जोड़ तोड़ काफ़ी ठीक ढंग से हो पाता है। फलस्वरूप प्रयोगकर्ता किसी मनोवैज्ञानिक समस्या का अध्ययन कई तरह से करने में समर्थ हो जाते हैं। यानी कि वही चीज़ लिखी है, प्रयोगात्मक विधि में जो रिसर्चर होता है, IV जो स्वतंत्र चर है, उसमें आसानी से मैनिपुलेशन कर सकता है। वही जैसे रिवार्ड की बात की, तो मान लीजिए कोई रिसर्चर चाहता है, एक ग्रुप, उसने 2 ग्रुप बना लिए और वो देखना चाह रहा है कि लर्निंग पुरस्कार का लर्निंग पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसने एक ग्रुप को कहा कि अगर जो ये काम पहले कर लेगा उसे 100 रुपये दिए जाएंगे, दूसरे ग्रुप को कहा 10 रुपये दिए जाएंगे, इसी तरीके से तीसरे ग्रुप को कहा कि 50 रुपये दिए जाएंगे। यानी जो जितनी जल्दी अधिगम कर लेगा उसे उसके हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर रिवार्ड क्या है, रिवार्ड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और रिसर्चर जो है अपनी इच्छा अनुसार उसे घटा रहा है, बढ़ा रहा है, 100 दिया, 10 दिया, 50 दिए। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, यानी चरों में घटाव बढ़ाव करना, किसमें, स्वतंत्र चर में। अब हम इसके दोष की बात करें तो इस प्रयोगात्मक विधि के दोष देखिए क्या है। सबसे बड़ा दोष प्रयोगात्मक विधि का है आर्टिफिशियलिटी, यानी कि ये इतना फुल्ली कंट्रोल्ड सिचुएशन में ये प्रयोग होता है। कौन सा प्रयोग,
प्रयोगात्मक विधि में जो भी एक्सपेरिमेंट होता है इतने कंट्रोल्ड सिचुएशन में होता है कि इसमें रियलिस्टिक वास्तविकता रहती ही नहीं, ये पूरा प्रयोग ही कृत्रिम हो जाता है, आर्टिफिशियलिटी रह जाती है। जैसे मान लीजिए बच्चों को किसी लैब में बैठाकर कोई अध्ययन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इतनी कंट्रोल्ड सिचुएशन में वो अपना नेचुरल बिहेवियर शो ही नहीं करेंगे। यानी इसका क्या मतलब हुआ, फलस्वरूप इसका संबंध जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से प्राप्त निष्कर्ष का सामान्यीकरण से कम होता है। यानी प्रयोगशाला में तो जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्यूरेट आएगा, लेकिन इसका सामान्यीकरण करना बहुत कठिन हो जाता है जीवन के वास्तविक परिस्थितियों में। इसलिए प्रयोगात्मक विधि वास्तविक परिस्थिति के लिए संभव नहीं है। दूसरा दोष क्या है इसका, देखिए प्रयोगात्मक विधि में कुछ विशेष प्रकार का दोष स्वाभाविक रूप से सम्मिलित होता है। कौन सा दोष, देखिए एक प्रयोक्ता का पूर्वाग्रह यानी एक्सपेरिमेंटल बायस। अब वो ये रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि वह पूर्वाग्रह अपने रिसर्च में डालेगा या नहीं डालेगा। मान लीजिए वो किसी चीज़ से अफेक्ट हो गया तो उसने अपना पूर्वाग्रह उसमें डाल दिया, या सैम्पलिंग बायस। ये दो महत्वपूर्ण दोष हैं, यानी दो दोष देखिए आ जाते हैं। एक तो एक्सपेरिमेंटल बायस यानी जो रिसर्चर रिसर्च कर रहा है या जो अप्लाई कर रहा है, एक वो बायसिंग का शिकार हो जाता है। दूसरा सैम्पलिंग बायस। अब देखिए ये दोनों हैं क्या, तो अगर एक्सपेरिमेंटल बायसिंग की बात करें तो प्रयोगकर्ता या प्रयोक्ता की अपनी उम्मीद या प्रत्याशाएं, पक्षपात आदि प्रयोग के परिणाम तथा परीक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यानी पहला जो प्रयोक्ता पूर्वाग्रह है उसमें प्रयोगकर्ता या रिसर्चर जो होता है उसकी अपनी प्रत्याशाएं हैं, उसके अपने पक्षपात बायसिंग है वो सम्मिलित होती हैं। और सैम्पलिंग बायस की बात करें तो सैम्पलिंग बायस देखिए क्या है, सब्जेक्ट्स को प्रतिनिधि न होने से होता है। यानी कभी कभी ऐसे देखा गया है कि प्रयोगकर्ता को जो भी व्यक्ति सुविधानुसार मिल रहा है सभी को वह प्रयोज्य बना लेता है। यानी इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे प्रयोज्य उन समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करते जिनके बारे में प्रयोग करके पूर्व कथन करना होता है। यानी कभी कभी रिसर्चर करता क्या है, सैंपल्स जो सेलेक्ट करने होते हैं उसे वह अपनी सुविधानुसार सेलेक्ट कर लेता है। यानी उसमें रैंडम सैम्पलिंग यूज़ नहीं करता है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन और रिजेक्शन का कोई ध्यान नहीं देता है, और वो क्या करता है अपनी सुविधा अनुसार सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे प्रयोग उन समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करते जिनके बारे में प्रयोग करके पूर्व कथन करना होता है। आगे देखिए क्या है, इतना ही नहीं कभी कभी यह भी देखा गया है कि प्रयोग में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। और देखिए दूसरी खामी क्या है, मान लीजिए दो ग्रुप बनाए रिसर्चर ने, तो एक जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और दूसरा जो कंट्रोल ग्रुप है वो इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। यानी कि जब दो ग्रुप ही इक्विवेलेंट नहीं होंगे तो रिजल्ट जो है, प्रयोग का जो रिजल्ट है वो अपने आप ही जो है गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि परिणाम जो है वैलिड और विश्वसनीय नहीं हो पाता है। आगे अगर हम बात करें, देखिए कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिन्हें पशु पर तो किया जा सकता है परंतु मनुष्यों पर नहीं किया जा सकता। इसका परिणाम क्या होता है, प्रयोगात्मक विधि का कार्य क्षेत्र सीमित हो जाता है। जैसे इसको एग्जाम्पल समझिए, यदि मान लीजिए कोई प्रयोग ऐसा है जिसमें शरीर का कोई अंग जैसे मस्तिष्क का ही एक विशेष अंग को काट कर निकाल देना है और उसका प्रभाव व्यवहार पर क्या पड़ता है यह देखना है। जैसे मान लीजिए कोई रिसर्चर ये प्रयोग करना चाहता है कि मानव के मस्तिष्क के विशेष अंग को काट कर उसका प्रभाव देखना है कि क्या पड़ता है, तो ये एक तरीके से प्योरली नॉन एथिकल हो जाएगा, इमोरल हो जाएगा। यानी कि ये एक अनैतिक प्रयोग माना जाएगा और कोई भी मनुष्य ये नहीं चाहेगा कि उसके दिमाग का कोई हिस्सा काटा जाए। लेकिन पशुओं के साथ ऐसा आसानी से किया जा सकता है और किया भी जा रहा है। तो पशुओं के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष को मनुष्यों के लिए हम सही नहीं मान सकते। मान लीजिए मनुष्य तो कोई तैयार नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, अभी भी जो प्रयोग होते हैं हम बंदरों पे कर लिया, चूहों पर कर लिया, तो चूहों के दिमाग का या बंदरों के दिमाग का कोई विशेष अंग काट लिया और उसका जो निष्कर्ष आया उसको हम मानव जाति पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये पूर्णतः अवैध माना जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ना कोई त्रुटि की संभावना बनी रहती है। 100% ये रिज़ल्ट ट्रू नहीं होता है जो पशुओं पे किया जाता है, और उसके लिए मानवों पर के लिए उसे सही मान लिया जाता है। तो ये थी इसके मुख्य दोष। तो इसमें क्या है, देखिए इन दोषों के बावजूद भी जो प्रयोगात्मक विधि है मनोविज्ञान की सबसे वैज्ञानिक विधि मानी गई है। आज मनोविज्ञान में उन सिद्धांतों एवं तथ्यों की कोई मान्यता नहीं है जिनका प्रयोगात्मक समर्थन नहीं है या बहुत कम है। यानी कि प्रयोगात्मक विधि में मोटा मोटा हम लोगों ने देखा कि इसके गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं, किसे कहते हैं। साथ ही साथ हमने इसमें ये देखा कि वेरिएबल्स चर क्या हैं, ठीक है, मैनिपुलेशन क्या होता है,
और प्रयोगात्मक विधि के टाइप कितने हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट, लैब एक्सपेरिमेंट। और मैंने जैसा कि बताया कि एकदम डिटेल में आपको पढ़ना है तो मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी का पूरा प्लेलिस्ट डाल रखा है अपने माफ़ कीजिएगा यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। वहाँ पर आपको वेरिएबल्स भी डिटेल में पढ़ने को मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको हाइपोथेसिस भी पढ़ने को मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है और सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है वहाँ पड़े हुए हैं। तो एक बार चैनल पर ज़रूर जाकर विज़िट करिए, काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट पड़े हुए हैं, काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, साथ ही साथ PGT साइकोलॉजी, PGT एजुकेशन और किसी भी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स, चाहे वो किसी भी जॉब से रिलेटेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर या फिर PhD नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।